स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल फाइनली सीबीएसई ने सेशन 23-24 का सिलेबस रिलीज कर दिया और आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारा इको का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले बिजनेस स्टडीज का सिलेबस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो अगर आपको चेक करना है इस वीडियो के कॉमेंट्स के अंदर आपको बीएसटी का सिलेबस भी मिल जाएगा। अब देखो, सिलेबस के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जो सिलेबस हमारा सेशन 22-23 का था, सेम वही सिलेबस हमारा 23-24 का है। तब जो चीजें डिलीटेड थी वो इस बार भी डिलीटेड है, तब जो चीजें ऐड हुई थी वो इस बार भी सेम एज इट इज है। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो अभी मैं आपको बता दूंगी। इंडियन इको में पहले भी हमारे 2 चैप्टर्स डिलीटेड थे, अभी भी 2 चैप्टर्स डिलीटेड हैं। तो देखते एक बार आपको मैं बताती हूँ कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले इको कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, ऑब्वियसली बात है। अब ये 100 मार्क्स हमारे किस तरह से डिवाइडेड हैं? तो 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा और बाकी 20 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के। तो सबसे पहले इस 80 की बात करते हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा। अब देखो, ये 80 किस तरह से डिवाइडेड है। तो इको के अंदर क्लास 12th में हमारे पास में 2 बुक्स हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी 40 मार्क्स की है, इंडियन इको भी 40 मार्क्स की है, तो 40-40 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा। बचे हुए 20 मार्क्स मतलब आपका प्रोजेक्ट वर्क। अब इसके लिए आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी है, आपके स्कूल वाले बता देंगे। आपके स्कूल में एक्सटर्नल्स आते हैं, आपका वाइवा लेते हैं, तो 20 में से 8 मार्क्स का तो आपका वाइवा होता है और बाकी 12 मार्क्स आपके फाइल के होते हैं। तो इसमें आपके स्कूल वाले ही नंबर दिलवाते हैं, यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। 17, 18, 19, 20 मार्क्स स्कूल से भेजे जाते हैं। तो बात करते हैं इन 80 के आपके बोर्ड एग्जाम की। अब देखो, मैक्रो के अंदर हमारे पास में टोटल 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 2। अगर आप रेफरेंस बुक्स फॉलो करते हो तो ये आपके शुरू के 4 चैप्टर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली यूनिट हो गई हमारे पास में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की। यूनिट 2 आती है मनी एंड बैंकिंग। एनसीईआरटी के अंदर एक ही चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। रेफरेंस बुक्स में 2 चैप्टर्स है, एक है मनी, एक है बैंकिंग। तो ये यूनिट है हमारी 6 मार्क्स की। थर्ड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। रेफरेंस बुक्स में 3 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेकंड है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, थर्ड है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो ये तीनों चैप्टर्स आपको देंगे 12 मार्क्स। फिर यूनिट 4 के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक ही चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। एनसीईआरटी में भी एक ही है, रेफरेंस बुक्स में भी एक ही है। ये एक चैप्टर आपको 6 नंबर देगा। और लास्ट है यूनिट 5 बीओपी। इस यूनिट में हमारे पास में 2 चैप्टर्स है, एक तो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी और दूसरा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपके कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के हैं। तो ये 40 मार्क्स की हो गई आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो, इंडियन इको की बात करते हैं। इंडियन इको के अंदर सबसे पहली यूनिट है हमारे पास में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। देखो, यहां पर हम पढ़ेंगे 1991 तक क्या हुआ। इसमें एक चैप्टर आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। फिर देखोगे 1950 से लेके 1990 तक क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंज आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंज आए, फॉरेन ट्रेड में क्या चेंज आए, वो सारी चीजें। फिर पढ़ोगे 1991 में न्यू रिफॉर्म्स आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, वो चैप्टर। तो एलपीजी तक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपकी फर्स्ट यूनिट में आते हैं। ये यूनिट देगी आपको 12 मार्क्स। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आती है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी आज की डेट में कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर है, रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, एनवायरमेंट है। ये सारे चैप्टर्स देंगे आपको 20 मार्क्स। और लास्ट चैप्टर है हमारा जिसमें हम इंडिया की स्ट्रैटेजी को कंपेयर करेंगे उसके 2 नेबरिंग नेशंस के साथ में, चाइना और पाकिस्तान के साथ में। ये चैप्टर अकेला है आपका 8 मार्क्स का। तो ये तीनों मिला के 40 मार्क्स की हो गई आपकी इंडियन इको। तो 40-40 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क, आपके एक्सटर्नल, आपका वाइवा, सारी चीजें। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैक्रो की बात करते हैं। यूनिट 1 कौन सी है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, 10 मार्क्स की। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है?
बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आप देखोगे कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमारे पास में 3 मैथड्स है जो रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 4 है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के 3 मैथड, वैल्यू एडेड मैथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम जो आपका चैप्टर नंबर 3 है रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग, कुछ एग्रीगेट्स दे रखे हैं आपको, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, 8 एग्रीगेट्स आपकी बुक के अंदर गिवन है वो। साथ में रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट, नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट, जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर। अब देखो पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही चीज ऐड हुई है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये न्यू एडिशन है, इसे भी आपको प्रिपेयर करना है, मैंने तो पिछले साल भी कराया था। तो ये 10 मार्क्स की हो गई आपकी यूनिट 1। उसके बाद में चलते हैं यूनिट 2, मनी एंड बैंकिंग। अब देखो मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले मनी का मीनिंग और मनी के क्या क्या फंक्शंस है। बार्टर सिस्टम आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे, जो लिमिटेशंस थी, वही हमारे मनी के फंक्शंस है, तो एक ही बात है। फिर है सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। सप्लाई ऑफ मनी आपकी बुक के अंदर गिवन है, M1 M2 वो सारी चीजें। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स किस तरह से पैसा क्रिएट करते हैं, ये टेबल बना के एक्सप्लेन करना है आपको। सेंट्रल बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस है, तो सारे फंक्शंस प्रिपेयर करने हैं। और सेंट्रल बैंक किस तरह से कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, SLR, CRR, ये सारे उसके तरीके हैं। तो यहाँ पर कुछ भी डिलीशन नहीं है, आपको पूरा ही पढ़ना है। तो ये हो गई आपकी यूनिट 2 6 मार्क्स की। फिर आती है हमारी यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, और थर्ड चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो ये तीनों चैप्टर्स मिला के हमारी ये यूनिट बनती है 12 मार्क्स की। एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, वही है MPC, MPS। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसका मैकेनिज्म, पूरा का पूरा टेबल बना के न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, इनके क्या क्या कॉजेस है, इनके क्या क्या कारण हैं, और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट किस तरह से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है टैक्सेस में चेंज करके, अपने स्पेंडिंग्स, अपने खर्चों में चेंज करके। तो ये पूरी यूनिट हो गई हमारी 12 मार्क्स की। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास में गवर्नमेंट बजट। सिर्फ एक ही चैप्टर है हमारे पास में, और ये अकेला चैप्टर हमें 6 नंबर देगा। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके कंपोनेंट्स की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रिसीट्स। सबसे पहले गवर्नमेंट की रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या क्या होती हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है। ये हो गया हमारा यूनिट 4। फिर आती है यूनिट 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक है हमारा BOP और एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। BOP का मीनिंग और BOP के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब एक हो गया हमारा करंट अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया इसके अंदर, एक हो गया हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ये क्या है, BOP के कंपोनेंट्स है। फिर सरप्लस BOP, डेफिसिट BOP। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड रेट्स, फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग। उसी के साथ में फ्री मार्केट के अंदर यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करी जाती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, उसके क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये आपके दोनों चैप्टर्स मिला के हो गए 6 मार्क्स का। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई हमारी 40 मार्क्स की। अब इंडियन इको की बात करते हैं। इंडियन इको भी कितनी है हमारी, 40 मार्क्स की है। सबसे पहले यूनिट 6 आती है हमारे पास में, जिसके अंदर हमें देखना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद में हमें देखना है कि कौन कौन से हमने प्लान्स वगैरह बनाए, मतलब जो मेजर गोल्स थे उसके बारे में पढ़ना है हमें। एग्जैक्टली 5 ईयर प्लान्स के बारे में नहीं पढ़ना, मेजर गोल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। 4 मेजर गोल्स हमारे बुक के अंदर गिवन है वो। उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या फीचर्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या पॉलिसीज थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या हुआ, इसमें IPR इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। फॉरेन ट्रेड के क्या हालात थे 1950 से लेके 1990 तक का पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ। फिर 1991 में चेंजेस आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ना है। क्या फीचर्स थे, इसमें क्या हुआ, इसका क्या अच्छा इंपैक्ट पड़ा, क्या बुरा इंपैक्ट पड़ा।
और साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन क्या है, जीएसटी कॉन्सेप्ट के साथ में फीचर्स भी देख लेना, फीचर्स कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये हो गई हमारी यूनिट 6। उसके बाद में यूनिट 7 के अंदर हमारे पास में 4 चैप्टर्स है। अब ध्यान से सुन लो, 2 चैप्टर्स हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। एक चैप्टर है हमारा पोवर्टी लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है। और एक चैप्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, इस साल भी है। तो हमें सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरे पढ़ने हैं, कोई डिलीशन नहीं है। जो कुछ भी आपकी बुक के अंदर गिवन है सब कुछ आपको पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर आता है हमारा, जिसके अंदर हम इंडिया को कंपेयर करेंगे चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में। एक चैप्टर है बट अकेला चैप्टर आपको 8 नंबर देगा। तो ये 40 मार्क्स की हो गई हमारी इंडियन इको। अब देखो, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आपके स्कूल में टीचर्स बता देंगे किस टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। एक्सटर्नल्स आएंगे, आपका वाइवा लिया जाएगा जिसमें फाइल से रिलेटेड चीजें पूछते हैं, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें पूछेंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड चीजें। तो वो हो गया आपका 20 मार्क्स का। अब देखो आगे बात करते हैं थोड़ा सा हमारा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से डिजाइन करा जाएगा। तो इसमें रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर याद करने वाली चीजें, समझने वाली चीजें, जहां पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस चीजों को याद करना और सिर्फ समझना है, अपने शब्दों में लिख कर आना है। ये 80 में से 44 मार्क्स का है। उसके बाद में अप्लाइंग, यहां पर आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, घूम फिरा के आएंगे, जहां पर आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, न्यूमेरिकल हो गए, जहां पर आपको डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ये हो गया 18 मार्क्स का। और फिर है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, आपके सजेशंस पूछे जा सकते हैं। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होता है ना, 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, इस तरह के क्वेश्चन जहां पर आपको चीजों को एनालाइज करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन हो गए, डेटा गिवन है, डेटा को आपको इंटरप्रेट करना है। ये हो गया 18 मार्क्स का। मतलब कुल मिला के 80 में से 44 मार्क्स का ऐसा है जो सिर्फ आपको याद करना है, समझना है। और बाकी के 36 मार्क्स का आपका पेपर ऐसा आएगा विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपने किस तरह से चीजों को समझा है। और केस बेस्ड क्वेश्चन जहां पर आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली चीजें सोच के देखनी है। सो ये हो गया हमारा इको का सिलेबस भी। और इसी के साथ में हमारी सेशन 23-24 की जर्नी स्टार्ट होती है। अब बस जल्दी जल्दी आप लोगों के पास में वीडियोस आएंगे और सारे वन शॉट्स आएंगे। हम जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कवर करेंगे सो दैट हमें रिवीजन करने का भी अच्छे से टाइम मिले। आप लोगों को क्या करना है, यू गाइस जस्ट हैव टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि बच्चे ट्यूशंस वगैरह ना ले, वो ट्यूशंस लेने से बचे। मतलब अभी वो ट्यूशंस पर स्पेंड कर देंगे, उससे पहले आपको इस वीडियो को उनके साथ में शेयर करना है, ताकि उन्हें पता चल जाए यार उस चीज की जरूरत ही नहीं है। जो कंटेंट उन्हें फ्री में अवेलेबल हो रहा है, वो भी इतना क्वालिटी कंटेंट उन्हें अवेलेबल हो रहा है, उसके लिए बाजार में पैसे देने की क्या जरूरत है। तो बस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। और जैसे सेशन 22-23 वालों ने सपोर्ट दिखाया था, प्यार दिखाया था, सेम वैसा ही मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। तो आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक मजे करो, फिर बस हम शुरू करते हैं। बाय बाय।